हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल और आपकी जो रिवीजन वर्क है वो अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10th की क्विक रिवीजन और जितना पॉसिबिलिटी है रिवीजन टाइम में आपको क्या क्या करना है वो हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं। इससे पहले मैंने क्विक रिवीजन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहले जाके वो देखिए। आज हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट। पीवाईक्यूज स्पेशली मैं एमसीक्यूज कवर करूंगी या शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करूंगी, और इसके बाद जब ये सीरीज फिनिश हो जाएगी पीवाईक्यू की तो हम करेंगे केस स्टडीज के क्वेश्चंस। सो पहले हम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं चैप्टर वाइज। तो चैप्टर नंबर 1, आपको इस वीडियो देखते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे ही आपको क्वेश्चंस बोर्ड पे दिखे, मेरे करने से पहले आप वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चंस खुद करेंगे और अपने करने के बाद आप वीडियो को फिर से रिज्यूम करके देखेंगे कि मैं वो क्वेश्चंस कैसे कर रही हूँ। अगर आपका आंसर ठीक आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखनी है, आपने एक्सप्लेनेशन फिर भी सुननी है, क्योंकि उस क्वेश्चन करने के दौरान जो एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है, जो टिप्स बताए जा रहे हैं, हो सकता है वो आपको किसी और क्वेश्चन में भी हेल्प कर सके, और बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स या चीजें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, एमसीक्यूज और शॉर्ट सारे टाइप्स के। वीडियो को पॉज करिए और पहले क्वेश्चंस खुद ट्राई करने का कोशिश करिए। चलिए, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 288 आर। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 288 की करेंगे तो क्या आएगा? ये बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है उस चैप्टर का। ठीक है, तो 288 इसके हमने फैक्टर किए। सबसे पहले इसको प्राइम इवन नंबर है इसलिए हमने 2 पे भेजा, 144। दोबारा ये इवन नंबर है, 2 पे गया 72, इवन है, फिर से 2 पे गया 36, दोबारा 2 पे गया 18, दोबारा 2 पे गया 9, अब ये ऑड हो गया 9 नंबर, 3, 3 एंड 1। तो अब चेक करिए 1 2 3 4 एंड 5। 2 के आपके 5 फैक्टर्स हैं और 3 के आपके 2 फैक्टर्स हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सेट सही बैठ रहा है? बी। ठीक है, साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शंस भी भेज सकते हैं। जिसका जितना जल्दी आंसर आता जाए वीडियो पोस्ट करके वो उस टाइम फटाफट वीडियोस के साथ भेजता जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हाई क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीव्स द रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है और कई बार ये 4 में चला जाता है। बस वो आपको यहाँ नंबर्स 2 की जगह 3 दे देता है। तो आपने ध्यान से समझना है, जो टिप मैं जिस प्रोसेस से मैं 2 के लिए कर रही हूँ वही प्रोसेस से आपने 3 के लिए करना है। कुछ नहीं है, अभी आप क्वेश्चंस को समझेंगे ध्यान से। इनको फास्ट कैसे करना है वो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, 85 का रिमाइंडर है 1, तो 85 माइनस 1 कर दिया हमने 84। अगला है 72 और 2, तो 72 माइनस 2 कर दिया हमने, तो आपका आंसर आ गया 70। ठीक है, कितना आ गया आपका? 84 और 70। अब ध्यान से देखिए इस वर्ड को, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का क्या मतलब? हाईएस्ट से मिलता जुलता है। यस, तो हाईएस्ट से मिलता जुलता एलसीएम है या एचसीएफ है? एचसीएफ है। यस, तो हमें एचसीएफ निकालना है किन दो नंबर्स का जो रिमाइंडर हटाने के बाद आए हैं, 84 एंड 70। इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 84 के फैक्टर्स करिए, 70 के फैक्टर्स करिए, और इनमें जो भी कॉमन निकलेगा वो इसका बन जाएगा एचसीएफ। जल्दी से करिए, फिर मेरे को बताइए क्या आ रहा है, बताइए। 2 करेंगे यहाँ आ जाएगा 42, 2 करेंगे यहाँ 21, 2 करेंगे 3 करेंगे 7 और 7 करेंगे तो 1। ठीक है, इसका करिए 2 पे 35, 5 पे 7, 7 पे 1। एक 2 ये कॉमन, एक 7 ये कॉमन, 5 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, तो इसके फैक्टर्स में आ गया 2 और 7, जिसका आंसर है 14। ठीक है, अगर एग्जाम में ध्यान से सुन लीजिए, अगर एग्जाम में यहाँ ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट वर्ड लिखेगा, स्मॉलेस्ट वर्ड लिखेगा, तो हमने स्मॉलेस्ट से मिलता जुलता वर्ड एलसीएम बनेगा या एचसीएफ बनेगा? स्मॉलेस्ट से मिलता जुलता वर्ड है लोएस्ट, छोटा। लोएस्ट से मिलता जुलता वर्ड है एलसीएम। बस आपको एग्जाम में यही वर्ड्स याद रखने हैं। केस स्टडी में भी जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ऐसे ही होता है। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए होते हैं, इंग्लिश बुक्स, हिंदी बुक्स, मैथ्स बुक्स करके। ग्रेटेस्ट वर्ड लिखेगा एचसीएफ निकालेंगे, स्मॉलेस्ट वर्ड दिखेगा तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब इनका आंसर 14 आ गया। अब आपने लिखना क्या है? 14 is the greatest word which divides 85 and 72, leaves the remainder 1 and 2 respectively.
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आंसर स्टेटमेंट में ही दीजिए। एमसीक्यू का आंसर आपको टिक करने से मतलब है, ठीक है। इसमें यहाँ पूरा जो ये प्रोसेस आपने किया, कितनी देर लगाई, कितनी जल्दी किया, स्टेप्स लिखे या नहीं लिखे, उससे मतलब नहीं है, आंसर टिक करने से मतलब है। लेकिन ये एमसीक्यू नहीं है, ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। और स्पेशली जब आपने एचसीएफ निकाला और उसका आंसर 14 आ गया, इसको बॉक्स बनाना है, ऐसे हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए कोई अलग अलग तरह के स्केच पेन्स नहीं लेके जाना पेपर में, सिर्फ उसको बॉक्स बना देना। और ये पूरे पेपर में आपने ध्यान रखना है, जब भी आप 2 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप आंसर x की वैल्यू निकालते वहीं उसको बॉक्स में लिख देंगे, y की वैल्यू निकालते उसको बॉक्स में लिख देंगे, लास्ट में x एंड y दोनों निकाल के लिखे बॉक्स बना के आएंगे। और फिर जाके क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में किस स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे उसी स्टेटमेंट में, जैसे मैंने एचसीएफ निकाल दिया है, बॉक्स बना दिए, बट अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ने जाऊंगी। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है, 14 is the greatest number which divides 85 and 72, leaves the remainder 1 and 2 respectively। ठीक है, ऐसे ही प्रॉपर आंसर देने, तब आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए, the LCM and HCF of two numbers are 1001 and 7 respectively. How many such pairs are possible? एक और अलग टाइप का क्वेश्चन में वही LCM और HCF से रिलेटेड ही है, बट अब आपसे नंबर नहीं पूछ रहा है, LCM नहीं पूछ रहा है, HCF नहीं पूछ रहा, आपसे पेयर्स पूछ रहा है। चलिए, ये है आपका LCM, ये है आपका HCF। पहले हम HCF को लेते हैं, क्योंकि HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे छोटी सी चीज है वो, ठीक है। 7 है, तो नंबर कैसे होंगे, नंबर 7 के ही कोई मल्टीपल्स होंगे, तो लेट द फर्स्ट नंबर 7A ले लिया एंड द सेकेंड नंबर हमने 7B ले लिया, ठीक है। 7A और 7B टाइप का ही एलिमेंट होगा, ओके। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM इनटू HCF। आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये फॉर्मूला इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। LCM निकालना, HCF निकालना, ये आपको आता है छोटी क्लासेस से, बस एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और आपके 90% क्वेश्चन इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लग गया कि क्वेश्चन में क्या करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 7A मल्टीप्लाई बाय 7B, LCM आपको दिया 1001 इनटू HCF आपको दिया 7। मल्टीप्लाई नहीं करना है, A और B मैंने यहाँ छोड़ दिया मल्टीप्लाई में, 1001 और 7, और ये दोनों 7 ले गई मैं नीचे, एक यहाँ कैंसिल आउट और एक यहाँ कैंसिल आउट, 143। तो A और B का मल्टीपल आ गया 143। अगर मेरे को A और B पता लग गए तो मेरे को मेरे नंबर्स भी पता लग जाएंगे, ठीक है। तो A और B मुझे कैसे पता लगेंगे, A और B का मल्टीपल बन रहा है 143। अब आपने दिमाग में सोचना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 143 आ जाता है, और नहीं पता लगे तो इसके भी कर दो प्राइम फैक्टर, इसके भी कर दो प्राइम फैक्टर 143। जब भी किसी भी नंबर के टुकड़े करने हो, उसके फैक्टर्स करने हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। किस पे जाएगा ये, 11 पे, 11 से 11, 11 3 जा 13 और 11। तो आप ध्यान से देखिए, एक में 11 और 13 वाला पेयर ले सकती हूँ 143 बनाने के लिए, एंड एक में 1 के साथ 143 भी ले सकती हूँ। ये दोनों पेयर ध्यान से सुनेंगे, x, y, ये नंबर्स नहीं है, मैं यहाँ x लिख लेती हूँ आपको समझाने के लिए, और यहाँ y लिख लेती हूँ। ये x, y नहीं है, ये A और B के ही पेयर्स हैं, बट अगर ये पेयर्स दो हैं तो वो x और y के पेयर्स भी दो होंगे। एक्चुअली में वो x और y के पेयर्स होंगे 7 into 11, 7 into 13 एंड 7 into 1, 7 into 143। ये हैं आपके नंबर्स, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये हैं आपके दो नंबर्स। ये आपके नंबर्स नहीं है ये, बट ये पेयर दो हैं, इसलिए आपको एग्जाम में नीचे वाला करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको नंबर ऑफ पेयर्स पूछे, आप लिखेंगे देयर आर 2 such pairs possible whose LCM is 1001 and HCF is 7। ये है आपका फाइनल आंसर। आपको पेयर बताने थे सिर्फ कितने आएंगे, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में होप आप नोट डाउन कर रहे हैं और साथ में सॉल्व कर रहे हैं ना,
इसके बाद इस चैप्टर में एक प्रूफ दैट का क्वेश्चंस आते हैं। √2 को प्रूफ करो इरेशनल, √3 को प्रूफ करो इरेशनल, ठीक है। और एक आता है उसका ही सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप, उसका जो सेकंड टाइप है √2 √3 को रैशनल प्रूफ करने वाला, आपको पता ही होगा क्वेश्चन, उसका जो सेकंड टाइप है वो मैं बता देती हूँ। प्रूफ दैट 5 - 2 √3 इज इरेशनल, ये है सेकंड टाइप, ये है सेकंड टाइप। इसमें सॉल्यूशन लेट 5 - 2 √3 इज इक्वल्स टू a/b, पहले इसको हम करेंगे इज रैशनल। मैंने मान लिया कि अगर ये रैशनल है, लेट, तो रैशनल है तो ये किसी p/q या a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस टर्म को जिसके साथ रूट लगा होगा उस टर्म को यहीं छोड़ देना है, बाकी सब कुछ वहां ले जाना है। कैसे? 5 - a/b इज इक्वल्स टू 2 √3। √3 मुझे जो भी रूट में वो मुझे एक साइड अलग छोड़ना, आप चाहें तो 5 को पहले उधर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब 2 नीचे ले आइए, 2b, यहाँ एलसीएम लिया तो बना 5b - a इक्वल्स टू √3। अब बोलिए, ये साइड LHS है, LHS इज रैशनल, यस और नो? रैशनल है, वेरी गुड, विच इम्प्लाइज RHS is also rational, इसका मतलब RHS भी रैशनल होगी, बट √3 is not rational, √3 तो रैशनल नहीं होता, which implies our assumption, हमारा माना हुआ चीज is wrong, हमारी assumption जो है वो wrong है, which implies 5 - 2 √3 is irrational, 5 - √3 जो होगा वो irrational होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे। इफ द LCM and the HCF of, if the LCM and HCF of two numbers are 64 and 4, अगर दो नंबर्स का LCM और HCF 64 और 4 है, and the numbers are 32 and A, find the value of A। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, कुछ भी नहीं करना है इसमें, वही LCM और HCF वाला और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाला करना है। आपको LCM दिया हुआ है 64, HCF दिया हुआ है 4, और दो नंबर्स में से एक नंबर 32 है और एक A है, इसको A मान के प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 32 इंटू A करना है, और यहाँ पे LCM इंटू HCF करना है और A की वैल्यू निकालनी है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 2। मैंने चैप्टर 2 के क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो हम ये डिस्कस करते हैं। आप पॉज करके वीडियो एज यूजुअल अपना कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px इज शोन इन द फिगर सम पॉलिनोमियल px के लिए द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज और r, px के पॉलिनोमियल कितने होंगे इस ग्राफ से बताना है। आपको इस क्वेश्चन में सबसे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, आपको पहले ये वेरिएबल चेक करना है। अगर ये वेरिएबल x है तो आपको x एक्सिस पे जीरोस ढूंढने, अगर ये पॉलिनोमियल इन केस चेंज करके मैं इसको x इक्वल्स टू p ऑफ y लिख दूं, p के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर यहाँ y लिखा है, तो आपको y वाले वेरिएबल को देखना है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हम x एक्सिस पे देखेंगे कोई जीरो है या नहीं है, तो यहाँ पे ये ग्राफ x एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है, तो पॉलिनोमियल कितने जीरोस हैं, 0, मतलब एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके x इक्वल्स टू py लिख दूं, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल डाल दूं y, तो y एक्सिस पे देखेंगे आप ये पॉलिनोमियल कितनी बार कट हो रहा है, 1, तो ये इसका 1 0 होगा, 1 0 फॉर x इक्वल्स टू p ऑफ y,
ठीक है, सो क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस पॉलिनोमियल। इसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ पॉलिनोमियल प्लस प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन यहाँ साइन कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस एस जो है वो 5 के इक्वल है, तो एस किसके इक्वल है, -5 के, और p किसके इक्वल है, डायरेक्टली 6 के। योर आंसर इज बी बार। ठीक है, इसको ऑप्शनल में मैं आपको एक और तरीका बता दूं, इन केस अगर आपको ये याद ना आए कि मैम इसकी इक्वेशन ऐसे होती है, आप इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a -b, b कौन है आपका, ये 5, तो -5/1 यानी -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c/a यानी 6/1 यानी 6। आप इससे भी -5,6 निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है सेकंड मेथड। मेथड नंबर 3 एक और भी है, बट वो मेथड बड़ा है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। पहले आप इसके जीरोस निकालिए, इसको स्प्लिट कर लीजिए, बट अगर आपको एग्जाम में ये दोनों में से कोई भी मेथड याद नहीं आ रहा है और आपके पास टाइम है और आप ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, तो आप इस पे टाइम लगा सकते हैं फिर बाद में आके। x² + 5x + 6 स्प्लिट कर दीजिए। इस 6 के फैक्टर बनाने हैं हमें, तो 6 को यहाँ ले आइए, 2x + 3x + 6, x कॉमन लिया, x + 2 + 3 कॉमन लिया, x + 2 = 0, x आ गया आपका -2 और x आ गया आपका -3। सम कर दीजिए, सम ऑफ 0 -2 प्लस ऑफ -3 -5, एंड प्रोडक्ट करिए, -2 × -3 इज 6। तब भी आपका आंसर यही आएगा। एक नहीं, दो नहीं, 3 मेथड से मैंने आपको बता दिया, बट द लास्ट मेथड फैक्टराइज वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको लगाने से पहले आप पहले मेथड 1 और 2 पे ध्यान दे दीजिए। अगर वो आप में को याद आ जाते हैं तो उससे ही एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस, देन अल्फा 1/अल्फा एंड 1/बीटा। अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लगाना है। इस क्वेश्चन को देखते ही यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, अल्फा और बीटा जीरोस दिए, इसके जीरोस निकालना शुरू कर देंगे इस प्रोसेस से, और फिर उसके सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, या 1/अल्फा, जैसे मान लीजिए आपका अल्फा इन केस 2 आ गया और आपका बीटा 3 आ गया, तो आप फिर इसको 1/2 प्लस 1/3 करके सॉल्व करने लग जाएंगे। ये मेथड ठीक है, गलत नहीं है, बट जैसे मैंने आपको बताया ये लेंथी मेथड है। आपको क्या करना है, जो भी आपको अल्फा और बीटा जीरोस दे रहा है उसके रिस्पेक्ट में जब आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है, पहले आपको इसी को सिंप्लीफाई करके देखना है कि क्या मैं इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा अच्छा और इजी बना सकती हूँ। एलसीएम लिया, नीचे हो गया अल्फा बीटा, ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा। ध्यान से देखिए, क्या ये सम ऑफ जीरोस है, यस। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, यस। वो हमसे एक्चुअली में ये लगवाना चाहता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और अगर हम इसको फैक्टराइज से करेंगे तो हम अपना क्वेश्चन खुद ही डिफिकल्ट कर लेंगे। वही सम ऑफ जीरोस देखिए, इसका यहाँ से माइनस का साइन लेंगे, ठीक है ना, सम में हमेशा उल्टा साइन लेंगे, प्रोडक्ट -1, तो आंसर इज 1। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू, कितनी वैल्यू आई, 1, और इसको हम इसमें रख लेंगे, बॉक्स में डाल के रख लेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो भी आंसर आपका आएगा आपको उसको बॉक्स में डालना है, ठीक है। एज यूजुअल हर चैप्टर में से मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए, तो इस चैप्टर 2 में से अपना क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप, जिसका आंसर आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट में मैसेज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग is quadratic equation of, we are having zeros, 2/3 and -2/3। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में भेजेंगे। ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, 4x² - 9, 4x² + 9, 9x² - 4,
एंड 9x² प्लस 4। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए कि इसके बाद हम करते हैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन kx equals to y plus 2 and 6x equals to 2y plus 3 has infinitely many solution। हमने जैसा कि लास्ट क्विक रिवीजन में डिस्कस किया था, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब होंगे, जब सारी चीजें इक्वालिटी में होंगी। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। इसको अप्लाई करिए, k अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2। यहाँ पे हमने x के जो वेरिएबल्स हैं वो रखे, और यहाँ पे हमने y के कोफिशिएंट्स रख दिए। यहाँ से क्या वैल्यू होगी, k इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो हमें दूसरा वाला पेयर भी इक्वल देखना पड़ेगा। साथ में चेक कर लेते हैं, इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3। ये इसके इक्वल तो फिर भी कभी बन सकता है, बट ये इसके इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है, यहाँ से वैल्यू नहीं निकालनी, आपने लिखना है k डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आपने k की वैल्यू निकाल भी ली, इक्वल बन भी गया, तो ये पेयर c1 c2 के इक्वल तो कभी भी नहीं है ना। तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का तो अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यहाँ इक्वालिटी होती तो हम इसको इसके साथ या इसको इसके साथ किसी के साथ भी अप्लाई करके k की वैल्यू निकाल लेते। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y equals to 5 and 3x plus 12y equals to 10 हैज कौन सा सॉल्यूशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, आप कहेंगे मैम आपने y को इस साइड और इस 2y को इस साइड क्यों नहीं बुलाया। इक्वेशंस में a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये इक्वेशन ऐसे होनी चाहिए, बट इन केस अगर आपका y ये वाला इस साइड है, इसको आपको जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड लाना है, अनटिल और अनलेस नीचे वाला y भी दूसरी साइड ही भी। क्योंकि अगर मैं इस y को इस साइड बुलाती भी तो -1 आता, और इस y को इस साइड बुलाती तो -2 ही आता। सो आपको मेनली क्या देखना है, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशंस को और x वेरिएबल राइट साइड पे है तो दूसरी इक्वेशन का x वेरिएबल भी राइट साइड पे, दोनों सेम साइड पे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर y लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे सॉरी, तो नीचे वाली इक्वेशन का भी राइट में हो। कांस्टेंट अगर राइट साइड में है तो उसका भी राइट में हो, अगर लेफ्ट में है तो दोनों का लेफ्ट में हो, ये जरूरी है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन में y यहाँ दिया होता इस इक्वेशन में लेफ्ट में और इसमें राइट में दिया होता, तो मैं उसको किसी एक जगह पे सेम पे शिफ्ट करती, या तो लेफ्ट में शिफ्ट करती दोनों को, या दोनों को राइट में शिफ्ट करती। अब जैसे इस क्वेश्चन में इसका x राइट में है, इसका x भी राइट में है, इसका y राइट में है, लेफ्ट में है सॉरी x लेफ्ट में है और y भी लेफ्ट में है, दूसरी वाली का x और y दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका कांस्टेंट राइट साइड पे, इसका कांस्टेंट राइट साइड। दोबारा मैं इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ, x plus 2y equals to 5, 3x plus 12y equals to 10। ध्यान से देख लीजिए, x और x सेम साइड, y और y सेम साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट सेम साइड, तो इनको आपको चेंज करने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, चेक करिए कि इसके कैसे सॉल्यूशन है। 1/3 यहाँ से आया 2/12 जो कि कैंसिल आउट होके बन गया 1/6, और यहाँ से 5/10 जो कि कैंसिल आउट होके बन गया 1/2। यहाँ पे आपका साइन आ गया नॉट इक्वल्स टू का, एक्चुअली में तो यहाँ भी नॉट इक्वल्स टू का ही आया है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। बट फर्स्ट रेशियो ही नॉट इक्वल हो तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी पहली चीज दूसरी के सेम नहीं है। जैसे मैंने आपको क्विक रिवीजन में बताया था कि मैं और सामने वाला पर्सन ही सेम नहीं है, तो मैं और वो अलग अलग यूनिक पर्सनैलिटी है। लर्न करने के लिए तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट डाउन करेंगे और आप इसकी वैल्यूज निकाल के बताएंगे। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब 2 अपॉन में 2a इक्वल्स टू 3 अपॉन में a प्लस बी, सॉरी 7 अपॉन में 28, इसको कैंसिल करिए 1 अपॉन में 4। आप चाहे तो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 6a, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ से सॉल्व करके भी 12 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, यहाँ से सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू आप मेरे को
कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम इसके बाद लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का, और मैं लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ले रही हूँ सो दैट आपकी इसमें सारी चीज कवर हो जाएगी इस चैप्टर की। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, लाइंस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सब कुछ कवर कर दूंगी मैं उस एक क्वेश्चन में आपका, ठीक है। और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो जाएगा, हम चैप्टर नंबर 4 पे मूव ऑन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ इक्वेशन। मैं सिर्फ नेचर वर्ड लिख रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x minus 4y equals to 8, and the second equation is plus 8 equals to 0, and the second equation is 7x plus 6y minus 9 equals to 0। मैं तीनों क्वेश्चन लिख लेती हूँ पहले। सेकेंड पार्ट है 6x minus 3y plus 9 equals to 0, and 2x minus y plus 9 equals to 0 minus 10, and the third one is 5x minus 3y minus 10 and minus 10x plus 6y plus 20 equals to 0। इस क्वेश्चन में मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगी इस चैप्टर में से, ठीक है। फर्स्ट आते हैं नेचर ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आपने क्या करना है एग्जाम में, a1 by a2 पहले निकालना है अलग 5/7, कॉमा b1 by b2 इसको ले लीजिए साइन के साथ -4 और y वाला 6 कैंसिल आउट यहीं कर लीजिए -2/3, ठीक है। वैसे तो a1 और a2 b1 और b2 की रेशियो निकालते ही अगर ये इक्वल नहीं आए, इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। अब इसके बारे में सारी जानकारी यहीं पे लीजिए। मैं और सामने वाला पर्सन इक्वल नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस की पॉसिबिलिटीज मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ। 3 तरह की लाइंस हो सकती है, काटेंगी, पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंस यानी एक के ऊपर एक चलेगी। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा तो पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, नहीं है। इसमें एक सॉल्यूशन नहीं है, ज्यादा है, इसमें एक सॉल्यूशन है, तो ये लाइंस कैसी हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन पता लग रहा है इसी से आप लिख सकते हैं इंप्लाइज इंटरसेक्टिंग लाइंस। खुद सोच के देखिए, अगर आपको एक ही सॉल्यूशन बनाना है तो लाइंस को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा और एक ही पॉइंट पे करना पड़ेगा। एक और चीज, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो ये कैसा हुआ, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। a1 by a2 6/2 यानी आंसर आ गया आपका 3। दूसरा ये b1 by b2 -3/-1 ये भी आ गया 3, यानी ये लाइंस यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे रही है, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है क्योंकि a1 और a2 और b1 और b2 इक्वल आ गया। यहाँ लिख लेती हूँ a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2। अब हमें चेक करना है c1 by c2 के साथ ये इक्वल है या नहीं है। c1 by c2 बताइए, c1 by c2 -10/9, यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है, यहाँ लिख देते इसे 3 इज इक्वल्स टू 3 एंड इक्वल्स टू 10/9। ये इक्वल है नहीं, यहाँ इक्वलिटी है नहीं। तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है क्योंकि सब इक्वल है, बहुत सारे इनफाइनाइटली सेम है, सब इक्वल होंगे एक दूसरे को तो इनफाइनाइटली सेम होते चले जाएंगे सारे। यहाँ तो इक्वल नहीं है तो यूनिक ऑलरेडी नहीं था क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगा, इनफाइनाइटली ऑलरेडी नहीं है तो कैसा हुआ, नो सॉल्यूशन, इंप्लाइज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन किसमें होगा, इसमें सॉल्यूशन है, इसमें या इसमें, किसमें नहीं है सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस में। तो ये कौन सी लाइंस हुई, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस हुई तो ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन ना होने पर इनकंसिस्टेंट,
क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये भी बता दिया, लाइंस कैसे निकालेंगे ये भी निकाल दिया। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखना है कि लाइंस के नेचर के बारे में पूछ रहा है, सॉल्यूशन के नेचर के बारे में पूछ रहा है, या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट के सॉल्यूशन के बारे में। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस चैप्टर के। a1 by a2 is 5 by -10, 1/2 और 1/2। ये माइनस साइन ऊपर और नीचे आप कहीं भी लगा सकते हैं। b1 by b2 -3/6 -1/2। c1 by c2 is -10/20 -1/2। चलिए a1 by a2 is equals to b1 by b2, yes or no, and which is equals to c1 by c2। सब एक जैसे हैं, तो सब एक जैसे हैं तो वर्ल्ड में सारे एक जैसे होते चले जाएंगे। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, किस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगी, जब लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन, सॉरी कोइंसिडेंस लाइन। एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन होगी तो हर पॉइंट पे हमें सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशन कैसा है इसका, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन तो आ रहा है तो आंसर आएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन के जरिए मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या बताइए नो सॉल्यूशन, तीनों कवर किए। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइंस, तीनों कवर किए। ठीक है, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी इसी में कवर हो गए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस पे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन x² q² plus kx plus 1 is equals to 0 has कितने रूट्स, रियल रूट्स की बात कर रहा है तो हम क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b² मतलब k² माइनस 4ac। इस क्वेश्चन में कुछ चीज अधूरी है, यहाँ उसको लिखना चाहिए था, वैसे k ग्रेटर देन 0 के लिए पूछा गया है। 4a कितना है आपका k² और c कितना है आपका 1। k² माइनस 4k² विच इज इक्वल्स टू -3k²। अच्छा, स्क्वायर है शायद इसलिए नहीं दिया होगा। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये तो हमेशा ही नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0। तो कैसे रूट्स होंगे इसके, नो रियल रूट्स। d लेस देन 0 में रियल रूट्स नहीं होते, d ग्रेटर देन 0 में रियल रूट्स होते हैं, वो भी 2 होते हैं। तो ये 1 रियल रूट तो वैसे भी कैंसिल आउट थे, या तो दोनों रियल आने थे, है ना, या फिर एक भी नहीं आना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, if k equals to x equals to k is the solution of the equation this। इक्वेशन आपके पास x² plus 4x plus 3 equals to 0। इसका एक सॉल्यूशन आपके पास k is equals to -1 है, दूसरा हमें निकालना है। अब आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टराइज कर दीजिए। जिनको बिल्कुल बेसिक से फैक्टराइज नहीं आता उनके लिए समझा रही हूँ। यहाँ c पे जो नंबर दिया हो कांस्टेंट, और यहाँ x के साथ जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिया हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नंबर लिख लो। इसके कर दो फैक्टर 3 और 1। अब यहाँ जितने भी नंबर्स आएंगे इसके फैक्टर्स में, उनको कुछ ऐसे अरेंज करिए कि ये वाला नंबर बन जाए। जैसे 4 बना रहा है तो 3 और 1, 3x plus 1x plus 3 equals to 0। जिसे सॉल्व ना करना हो वो सीधा देख लो, इनमें से कॉमन लेंगे तो x plus 3 आएगा यानी -3, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 बाहर आएगा, तो 1 पॉजिटिव बाहर आएगा, इसलिए -1। बाकी मैं स्टेप्स करके दिखा रही हूँ। x plus 3 plus 1 x plus 3 equals to 0। x plus 3 equals to 0 से आया x equals to -3, और x plus 1 से आया आपका x equals to -1। -1 उसने दिया है, तो हमारा आंसर हो गया -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इफ इक्वेशन x² माइनस bx, यहाँ पे कोएफिशिएंट b दिया हुआ है, प्लस 1 डज नॉट पोजेस अ रियल रूट। रियल रूट कब नहीं देगा, d लेस देन 0 पे। रियल रूट, नॉट रियल रूट्स, आपसे पूछ रहा है रियल है या नहीं है रूट, सारा कुछ d के आसपास घूम रहा है या फैक्टराइज पे घूम रहा है। ठीक है, d लेस देन 0 का मतलब है b² माइनस 4ac, है ना, यही हो गया। वो क्या होगा, लेस देन 0। b ऑलरेडी b ही है,
4ac, a कितना है 1 और c कितना है, तो यानी b स्क्वायर इज लेस देन 4। अब इस इक्वेशन को जब हम लेस देन वाली को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है b जो होगा -2 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये जो है वो स्क्वायर है, जब इसके हम स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये दोनों साइड इक्वेशन लेके जाएगा, तो इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, द रूट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज, इसके रूट्स क्या है। इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइज से कर सकते हैं, और जिसको फैक्टराइज मुश्किल लगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा सकता है। 4x स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिखाने में ही देखने में मुश्किल लगता है, यहाँ 4 है और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये बनाना है मल्टीप्लाई करके, और प्लस करके क्या बनेगा 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर प्लस करके ये बनाना है। अगर मैं यही दोनों नंबर उठा लूं 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर और इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 भी आ जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर भी आ जाएगा, बस यही करना है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ माइनस लगा है तो दोनों को माइनस दे दो, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 2 और x कॉमन निकाला, 2x माइनस a स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ा सा दूर लग गया, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, b स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 से क्या आ गया, x इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2, और 2x माइनस b स्क्वायर से क्या आ गया, x इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो कौन सा आंसर बनेगा बताइए इसका, ये वाला। चेक करिए आ रहा है आपका आंसर या नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से कर लीजिए एक बार चेक, आ रहा होगा ना। ठीक है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, एमसीक्यूज टाइप और शॉर्ट क्वेश्चंस के। अब इसके बाद हम करते हैं चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था an का फॉर्मूला और sn का फॉर्मूला। ठीक है, तो वही इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट है और उसी पे सारे क्वेश्चंस बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज nth टर्म, मैंने आपको बताया था कि ध्यान से पढ़ना है, nth टर्म बोलेगा तो an कितना है 129। ठीक है, अब an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 b इज इक्वल्स टू 129। a की n की और d की वैल्यू में से क्या क्या हमारे पास है, a हमारे पास है -1 प्लस n माइनस 1 हमें निकालना है क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ n ही बोल रहा है, और d देखिए 4 में से माइनस करेंगे -1 तो 4 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ 5 पुट कर दो इक्वल्स टू 129। इसको पहले दूसरी साइड ले जाएंगे, -1 यहाँ गया तो +1 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 130। ठीक है, स्टेप्स डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 विच इज इक्वल्स टू 130, सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 130 बाय 5, कैंसिल आउट किया तो कितना बन गया 26, और ये -1 वहां गया तो n कितना आ गया 27। एमसीक्यू में आपको ये चीज और थोड़ा सा फास्ट करनी है कैलकुलेशन वर्क। ठीक है, ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3x, x plus 8, 5x plus 2 are the three consecutive terms of AP। अगर ये तीनों टर्म्स AP की कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार टर्म्स होंगी तो इनके d सेम होंगे तो मैं a2 माइनस a1 कर सकती हूँ, इस टर्म में से माइनस कर सकती हूँ ये वाली, और वो इक्वल किसके होगा 5x प्लस 2 में से माइनस कर सकती हूँ उसकी पिछली टर्म, इसको मैं ब्रैकेट में ही लिख रही हूँ x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ इसमें से माइनस किया, माइनस का 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2। ध्यान रखेंगे यहाँ दो टर्म्स है तो -x माइनस 8, माइनस 2x प्लस 8, 5 माइनस दिस 4x माइनस 6, 4x को इस साइड लाएंगे, माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 6 और माइनस का 8, ये हो गया -6 और ये हो गया माइनस का 8 और 6 14। x की वैल्यू कितनी आ गई 14/6 यानी 7/3। चेक करिए कौन सा ऑप्शन है ABCD में से करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी 7/3।
3. Okay, move to the next question. The value of n for which the nth term of this AP and this AP are equal. दो AP हैं. अगर ये MCQ में क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली an का फॉर्मूला यहाँ, an का फॉर्मूला यहाँ लगा के इक्वल कर सकते हैं. ठीक है. और अगर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है और आपको लगता है मुझे एक्सप्लेन करना है तो इसको स्मॉल an और इसको आप कैपिटल an लिख सकते हैं. स्मॉल an यहाँ लगा 3 प्लस n माइनस 1 और यहाँ d कितना है 7 और यहाँ पे लगाएंगे तो 63 n माइनस 1 और d कितना है 65 माइनस 63 2. करिए सॉल्व. 3 प्लस 7n माइनस 7 63, सॉरी यहाँ प्लस का साइन है, प्लस 2n माइनस 2. करिए इसको सॉल्व. n एक साइड ले जाइए, 7n और 2n सॉल्व किया तो ये बन गया 5n. 63 में से ये गया 61 और यहाँ 3 में से माइनस 7 गए माइनस 4, उस साइड ले गए तो प्लस 4, यानी 5n इज इक्वल टू 65. सो n इज इक्वल टू 65 अपॉन में 5 यानी 13, यानी ये n इक्वल्स टू 13 के लिए ठीक बैठेगा. चेक करिए एक बार. दोबारा बताऊं. फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, तो ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7. तो यहाँ टर्म क्या है 63 प्लस 65 में से 63 माइनस किए 2, सो 2n माइनस 2. 63 में से 2 चले गए 61 और यहाँ 3 में से 7 चले गए माइनस का 4, माइनस का 4 उस साइड लेके गए तो माइनस का 5 और 7n में से 2n माइनस किया तो माइनस का 5. ठीक है. तो आप इसको कैलकुलेशन को चेक करिए. हाँ, तो आपके n की वैल्यू आ गई 13, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 13 और ऐसे बॉक्स बना के छोड़ देंगे. ओके. इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, कॉमन डिफरेंस मींस d दिया है, गिवन लिख लिया पहले से. ठीक है. देन a2 माइनस a10. अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे लगे ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल, जो गिवन है वो आराम से लिखो. a20 माइनस a14 फॉर्मूला लगा दीजिए. a प्लस 19t माइनस a, यहाँ प्लस में 13d आएगा लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस 13d हो जाएगा. ठीक है. a और a कैंसिल हो गए. 19d में से 13d गया 6d, d की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 6 और माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया माइनस 36. कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो देखने में मुश्किल लग रहे होते हैं, बट जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं या आप उसको गिवन और टू प्रूफ लिख कर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो कई बार वो बहुत छोटे स्टेप्स में भी हो जाते हैं. सो कोई भी क्वेश्चन मैथ के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज छोड़नी नहीं है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने पेपर को 90% ट्राई करना है कि 2 आवर्स में हो जाए, अदरवाइज 2 आवर्स 15 मिनट्स आर इनफ फॉर द एग्जाम. क्यों? क्योंकि कई बार एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने छोड़ दिए या जो आपको उसी टाइम माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रही है, वो क्वेश्चन आपका टाइम लेंगे. उस क्वेश्चन के लिए आपको बाद में 15 to 20 मिनट्स रखने पड़ेंगे, प्लस 10 to 15 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए, क्योंकि कई बार कहीं कहीं पर मिस्टेक ऐसी होती है कि हमें वो नजर नहीं आ रही होती है और बाद में जब हम रिवीजन करते हैं तब हमें वो नजर आती है. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7th term of AP if the first term is 28 and D is 4, D is minus 4. चलिए मैं आपको ऑप्शंस दे के छोड़ रही हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. द ऑप्शंस आर 0, 4, 52 एंड द लास्ट वन इज 56. हिंट देना है. ए आपके पास कितना है, मैंने आपको बोला गिवन लिख लीजिए 28. डी आपके पास -4. A7 निकालना है आपको. A7 का फॉर्मूला लगाइए और अब आपको पता है कि n-1 करते हैं, इसलिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं a + 6d. ए और डी की वैल्यू पुट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर क्या आया है. ये वीडियो में यही रोक रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पे. सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है. वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे. आपको लगेगा 4 घंटे की वीडियो, 3 घंटे की वीडियो. तो जितना पॉसिबल हो रहा है मैं उतनी चैप्टर्स को डिवाइड करके कर रही हूँ. इसके हम पार्ट 2 में बाकी चैप्टर्स के साथ मिलेंगे. होप ये वीडियो आपके काम आए
और बाकी चैप्टर्स पार्ट 2 में मिलते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में जो करेंगे वो है केस स्टडी। सो तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।